राइनोप्लास्टी, नोज जॉब या नाक की सर्जरी क्या होती है, किन लोगों में किया जा सकता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, रिकवरी कैसे होता है, कॉस्ट क्या होती है और क्या ये सर्जरी की हुई है ऐसे समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमें किए जाते हैं। द एस्थेटिक हब में हम लोग नाक की सर्जरी रूटीनली करते हैं। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के बारे में। मैं डॉक्टर सूरज सिंह चौहान, मैं एक डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। और नाक की जो सर्जरी होती है वो हर कोई पर्सन करा सकता है। अगर उनको लगता है कि मेरा जो नाक है या मेरा जो नोज है वो मेरे फेस पे सही नहीं लग रहा है या मेरे फोटोज में कोई एंगल से वो बराबर नहीं आ रहा है, सामने से सही नहीं दिखता है, साइड से सही नहीं दिखता है, या जब मैं स्माइल करता हूँ तो मेरा जो टिप है वो बहुत नीचे आता है या ऊपर जाता है या हिलता नहीं है, जब मेरा नाक है वो टेढ़ा है, मेढ़ा है, या शेप में है, सी शेप में है, या मेरे जो साइड के आला है वो भी मुझे या तो छोटे लगते हैं या बड़े लगते हैं और मेरा नाक का जो अंदर का भाग है वो भी दिख रहा है। ऐसे किसी भी कंडीशन के लिए या प्रॉब्लम के लिए आप नाक की सर्जरी के बारे में सोच सकते हैं। नाक की सर्जरी से जो रिजल्ट आता है वो नॉन सर्जिकल ऑप्शन से कभी भी नहीं आ पाता है। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जो होते हैं वो सिर्फ एक छोटा मोटा टचअप करने के लिए या छोटा मोटा कोई हम्प या फिर छोटा मोटा डिप्रेशन करेक्ट करने के लिए सही रहते हैं। सो राइनोप्लास्टी या नोज जॉब ये जो सर्जरी होती है उसके आइडियल कैंडिडेट, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो पहले के प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के बाद कोई भी कैंडिडेट इसके लिए चूज कर सकता है। और ये जो सर्जरी होती है ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या काम आपके नाक में करना है, क्या क्या करेक्शंस करने हैं और कैसे कैसे शेप आपका बदलना है। और आपका सर्जरी डे केयर रहेगा, मतलब सेम डे पे आपको डिस्चार्ज मिलेगा या नेक्स्ट डे पे आपको डिस्चार्ज मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। तो नाक का जो स्ट्रक्चर्स होता है, बेसिकली नाक में हड्डी होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कार्टिलेजेस होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जैसे ये कान होता है अपना, ऐसे कार्टिलेजेस बहुत सॉफ्ट होते हैं जो मोल्डेबल होते हैं। उसी वजह से उसको एक प्रॉपर शेप में लाना एक बहुत ही क्रिटिकल और एक स्किलफुल वर्क होता है, जो कि अगर अच्छे प्लास्टिक सर्जन से, आप ट्रेन प्लास्टिक सर्जन से नहीं कराओगे तो आपका नाक का शेप और ज्यादा बिगड़ने के बहुत चांसेस होता है। सो ऑलवेज लुक फॉर बोर्ड सर्टिफाइड एंड ट्रेन प्लास्टिक सर्जन फॉर योर नोज सर्जरी। इसमें हम लोग एक फंक्शनल, रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक, ऐसे 3 तरीके की सर्जरीज हम इसमें करते हैं। तो फंक्शनल सर्जरी जो होता है, बहुत सारे लोगों में ब्रीदिंग का इश्यू होता है या नाक में जो आपका एयर का जो रास्ता होता है, जो रास्ता अपने को लंग्स तक लेके जाता है हवा के लिए, वो रास्ता सही नहीं रहता है। तो उसको हम लोग फंक्शनल राइनोप्लास्टी करते हैं, जो कि हम लोग एक प्रॉपर रास्ता एयर के लिए बनाते हैं ताकि आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाए, आपको स्नोरिंग की भी प्रॉब्लम उसकी वजह से कम होती है और नॉर्मल ब्रीदिंग, आपका जो नींद है वो भी डिस्टर्ब बार बार नहीं करता है। सो फंक्शनल ये हो गया। रिकंस्ट्रक्टिव किन लोगों में किया जाता है? रिकंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट में या कुछ लोगों का बर्थ से ही नोज खराब होता है, जो कि एक प्रॉपर शेप में नहीं रहता है। एक्सीडेंट में तो बहुत सारे डिफॉर्मिटीज नोज में आ जाती है। तो उन नोज को करेक्ट करके एक प्रॉपर शेप हम जब लाते हैं तब उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी कहते हैं। और तीसरा होता है कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। सो कॉस्मेटिक में क्या होता है, पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, बट पेशेंट को ये लगता है कि मेरा जो नाक है वो मेरे लिए सही नहीं है और मेरे फेस पे वो सही नहीं दिख रहा है। तो उन लोगों में जब हम नोज का शेप हम प्रॉपर बना के देते हैं तब हम उसको कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं। जो फंक्शनल राइनोप्लास्टी या ट्रॉमेटिक राइनोप्लास्टी या रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी होती है वो पार्ट इंश्योरेंस में कवर हो जाता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी होती है वो इंश्योरेंस में नहीं कवर होता है। सो ये सर्जरी जो होती है इसमें हम लोग अगर कुछ ग्राफ्ट डालना है या कुछ आर्टिफिशियल टिश्यू एडिशनल वहां पे डालना है तो इसमें हम लोग इम्प्लांट या तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट डालते हैं जो कि सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं, या फिर एक पॉलीप्रोपिलीन इम्प्लांट्स भी उसमें हम लोग डाल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स चॉइस हम उनको सारे ऑप्शंस देते हैं। और दूसरा सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ऑटोलॉगस टिश्यू होता है। ऑटोलॉगस टिश्यू मतलब अपना जो चेस्ट होता है, रिब्स, वहां पे एक अपना कार्टिलेज होता है, रिब कार्टिलेज, तो वो सबसे बेस्ट होता है और वो बहुत ही एबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो ये रिब कार्टिलेज अगर लेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये एक एक्स्ट्रा टिश्यू होता है जो निकालने की वजह से आपके चेस्ट में, लंग्स में, हार्ट में, ब्रीदिंग में कोई भी इश्यू नहीं आता है। और वो जो कार्टिलेज होता है वो एक परमानेंट इम्प्लांट की जैसा वो एक्ट करता है और आपका ऑटोलोगस टिश्यू होने की वजह से
बहुत ही अच्छे से वो एक्सेप्ट होता है और लाइफ लॉन्ग उसका रिजल्ट आपको दिखता है। तो जब भी हमारा एक डिप्रेशन होता है या नोज को एलिवेशन की जरूरत पड़ती है या एक्स्ट्रा कार्टिलेज की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग या तो ईयर का कार्टिलेज या तो नोज के अंदर जो सेप्टम होता है, अगर छोटा टिश्यू चाहिए तो वो सेप्टम का ही कार्टिलेज यूज हो जाता है, और अगर बड़ा बहुत ही ज्यादा टिश्यू चाहिए ऑगमेंटेशन के लिए तो हम लोग एक रिब कार्टिलेज वहां पे यूज करते हैं। सर्जरी कंप्लीटली पेनलेस होती है। 99% केसेस में जनरल एनेस्थेसिया में की जाती है। डेफिनेटली कुछ केसेस में हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में कर सकते हैं, बट अगर बहुत ही माइनर करेक्शंस हैं तो हम लोग लोकल एनेस्थेसिया में भी करते हैं। ऑपरेशन के बाद मैक्सिमम पेशेंट्स को दूसरे दिन डिस्चार्ज मिल जाता है। कुछ पेशेंट्स को 30-40% पेशेंट्स को सेम डे पे भी डिस्चार्ज हम लोग कर सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत सूजन नाक के आजू बाजू में रहता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका बोन या हड्डी के साथ कुछ काम किया गया है, जैसे कि ऑस्टियोटोमी या फिर हड्डी को फ्रैक्चर करके अंदर लाया गया है शेप देने के लिए। तो उन केसेस में एक लगभग 8 से 10 दिन तक थोड़ा सा नाक के आजू बाजू में थोड़ा माइल्ड एक स्वेलिंग या ब्रूजिंग रेडनेस थोड़ा सा रहता है, और एक ड्रेसिंग भी दी जाती है जिसको हम नेजल स्प्लिंट कहते हैं। तो वो भी आप लगभग 7 से 10 दिन तक वो रहता है। उन केसेस में आपको 7 से 10 दिन तक एक सूजन थोड़ा सा दिखेगा। बाकी केसेस में 2 या 3 दिन तक ही थोड़ा सा सूजन रहता है। ऑलमोस्ट 7 डेज में आपका रिकवरी हो जाता है। अगर माइनर वर्क किया है तो 2-3 दिन में ही आपका एक नोज का शेप प्रॉपर दिखना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है। ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स में कंप्लीट स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। और राइनोप्लास्टी में जो रिजल्ट्स आते हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं। 1 महीने के बाद एक आपको अच्छा नोज का शेप दिखने मिलता है। इसमें जो फॉलोअप्स होते हैं वो 2 से 3 फॉलोअप्स होते हैं सर्जरी के बाद। और बिल्कुल ना के बराबर इसमें ऑलमोस्ट नो स्कार यहाँ पे आता है। एक की बस होल किया जाता है। अगर हम लोग ओपन राइनोप्लास्टी अगर करते हैं तो एक होल यहाँ पे 1 स्टिच या 2 स्टिच रहते हैं, वो की मतलब बिल्कुल फाइन लाइन होता है, वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ का जो पार्ट होता है कॉलुमेला के यहाँ पे नीचे रहता है वो। इस वजह से वो किसी को समझ में नहीं आता है कि कोई नोज का सर्जरी किसी ने करवाया है, और कोई भी आपको 1 महीने के बाद पहचान नहीं पाएगा कि कोई सर्जरी नोज का इन्होंने करवाया या हुआ है। और अगर कोई इम्प्लांट या जैसे कि हमने कहा कि चेस्ट का जो कार्टिलेज हमने रिब कार्टिलेज भी अगर यूज किया है तो वो भी 1-1.5 महीने में पूरा अकोमोडेट हो जाता है और समझ में नहीं आता है अलग से कि कोई कार्टिलेज या कोई इम्प्लांट डला हुआ है। ऑपरेशन के बाद जिम एक्सरसाइजेस वॉकिंग रनिंग कब कर सकते हैं? तो ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के बाद आप रनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल वॉकिंग या आपका ऑफिस ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली 3-4 डेज के बाद ही आप आपका ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, वर्क आपका स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है तो सेम डे पे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं क्या, ये बहुत सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ऑटोलॉगस कार्टिलेज यूज कर रहे हैं तो ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। अगर आप कोई इम्प्लांट यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है इम्प्लांट का इन्फेक्शन का या बाहर आने का। बट अगर आप प्रॉपर सर्टिफाइड इम्प्लांट यूज करते हैं और ट्रेन प्लास्टिक सर्जन के द्वारा वो सर्जरी करवाते हैं तो वो भी चांसेस इसमें नहीं रहते हैं। पहले से कितना फर्क पड़ता है? डेफिनेटली लुक में आपका बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों का तो पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, जैसे कि बहुत ही गंदा नाक था और अभी एक प्रॉपर शेप उनको जो मिलता है मेल या फीमेल को जैसे होना चाहिए आइडियली, और वो जो आपके फेस पे सूट करना चाहिए वो शेप आपको दिया जाता है। और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है क्या, मेरा स्मेल सेंसेशन जाता है क्या, या और भी कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 1 मंथ में अगर किसी पेशेंट का कुछ स्मेल सेंसेशन या ब्रीदिंग को डिफिकल्टी होती है तो पहले हफ्ते में ही मैक्सिमम पेशेंट्स का रिकवर हो जाता है, और मैक्सिमम 1 मंथ तक स्मेल सेंसेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी अगर माइल्ड होती भी है तो वो ऑलमोस्ट रिकवर हो जाती है। परमानेंट इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है या परमानेंट डिफॉर्मिटी इसमें कुछ नहीं होती है। आपका ब्रीदिंग कंप्लीटली नॉर्मल रहता है, आपका स्मेल सेंसेशन जो है वो भी कंप्लीटली आपका नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कॉस्ट के बारे में। सो कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ही माइनर करेक्शंस हैं तो ऑलमोस्ट 30,000 से इसका कॉस्ट शुरू होता है, और वेरी करता है ऑलमोस्ट 2-3 lakhs तक भी वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या काम करना है। इसमें राइनोप्लास्टी जब तक आप आपका कंसल्टेशन नहीं ले लोगे आपके डॉक्टर्स के साथ तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या आपको नोज में करवाना है और क्या क्या आपके लिए सही रहेगा। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में आप लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। द एस्थेटिक हब की टीम आपको जरूर अप्रोच करेगी और आपके सारे सवालों के जवाब वो देगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।